What a wonderful volley. It's wonderful. Shot that is अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। कोलंबो टेस्ट में दूसरे दिन का खेल बारिश की नज़र हो गया। पूरे दिन में सिर्फ 10 ओवर्स का मैच हो सका और ये बारिश जो है हम देख रहे हैं कि दुनियाई क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट पे काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। एशेज़ टेस्ट का चौथा मैच हमने देखा कि वो भी बारिश की नज़र हो गया। आखिरी 2 दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका और सीरीज़ 2-1 से चल रही है एशेज़। और पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में भी आज का तकरीबन पूरा दिन सिर्फ 10 ओवर्स का खेल हो सका और बारिश की नज़र हो गया। अनफॉर्चुनेट है बिकॉज पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है और बाबर आजम और दूसरे ओपनर हमारे अभी क्रीज पे हैं। सो उम्मीद करते हैं कि कल जो है वो पूरे दिन का खेल हो सके। 90 ओवर्स हो चुके हैं, लेकिन आज के दिन के जितना भी खेल हुआ है और कल के दिन के खेल पे और क्रिकेट के मैदानों से हट के हमने देखा है कि पीसीबी में काफ़ी हलचल रही है, काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। जैसे ज़का अशरफ साहब की मुलाकात हुई है मिसबाह उल हक से, उसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ साबिक लेग स्पिनर तौसीफ़ अहमद साहब होंगे शो पे, लेकिन शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं हम व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ। उसके बाद तौसीफ़ अहमद साहब से बात करेंगे। सो व्हाट्सएप सेगमेंट में पहली खबर पाकिस्तान श्रीलंका के सेकंड टेस्ट मैच के सेकंड डे के हवाले से ही है। कोलंबो टेस्ट में बारिश की एंट्री और दूसरे रोज़ का खेल जल्द ख़त्म करना पड़ा। सिर्फ 10 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका आज के दिन। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 178 रन बना लिए हैं। बाबर आजम ने छक्का लगाकर श्रीलंका की बर्तरी को ख़त्म किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका पर 12 रन की बर्तरी हासिल कर ली है। अब्दुल्ला शफीक 87 और बाबर आजम 28 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। और जैसे हमने इस खबर में कहा, बाबर आजम काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और अच्छा टाइम है कि आपके ओपनर के साथ बाबर आजम की अच्छी पार्टनरशिप हो और असद शफीक को मौका मिले कि वो भी अच्छे रन कर सकें और अपनी 100 कर सकें। सो गुड टाइम्स फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स ओवर देयर। लेकिन उम्मीद है कि कल का दिन पूरा क्रिकेट हो इंशाल्लाह। अगली खबर एशियन गेम्स के हवाले से है। पीसीबी ने एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी विमेंस टीम का ऐलान कर दिया है। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ जो है वो टीम से ड्रॉप कर दी गई हैं। कौमी विमेंस टीम की क़यादत निदा डार करेंगी। लेफ़्ट आर्म स्पिनर अनूश नासिर और बैटर शवाल जुल्फ़िकार को भी पहली बार पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है। टीम में डयाना बेग की भी वापसी हुई है। पाकिस्तान विमेंस टीम 2010 और 2014 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हैं, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्लेयर्स पे। इवेंट 19 से 26 सितंबर तक चीन के शहर हैंगझो में खेला जाएगा। सो उम्मीद करते हैं कि हमारी विमेंस टीम अच्छा परफॉर्म करें। अगली खबर भी विमेंस के हवाले से है, बट ये विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। जर्मनी ने मराकश के ख़िलाफ़ गोल्स की बरसात कर दी। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 गोल दागे हैं। और ब्राज़ील ने पनामा के ख़िलाफ़ 4-0 से अपने हाथ साफ़ किए हैं। इटली ने अर्जेंटीना को सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम व्हाट्सएप टुडे। और जैसा कि मैंने कहा कि क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। तौसीफ़ अहमद साहब, आपका वेलकम करते हैं शो पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, वो कनेक्ट करेंगे हमारे साथ। सो जैसे हमने कहा कि आज के शो में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की अब तक की जो परफॉर्मेंस है सेकंड टेस्ट मैच में उस पर बात करेंगे तौसीफ़ अहमद साहब से। और इमर्जिंग एशिया कप पे जो पाकिस्तान की फ़तह हुई है इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में, तीसरी बार लगातार पाकिस्तान एशिया कप जीता है। इमर्जिंग प्लेयर्स के हवाले से उस पर डिटेल में बात करेंगे। सो अगर टेस्ट क्रिकेट की थोड़ी सी हम डिटेल्स में जायज़ा लेने की कोशिश करें तो ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की पॉइंट्स हमें 12 पॉइंट्स पहले मैच के बाद मिल चुके हैं और ये अगर मैच जीत जाते हैं तो सीरीज़ के साथ साथ हमारे टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स में भी बहुत अच्छा खातिर खा इजाफा हो सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान टू विन इन श्रीलंका, बट वील हैव टू वेट एंड सी के मौसम के मज़ीद क्या वार होते हैं। हमारे साथ तौसीफ़ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तौसीफ़ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द शो एंड वेलकम ऑन द शो। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया, थैंक यू।
तौसीफ साहब, थोड़ा सा पहले हम क्रिकेट के कोर क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर हम ज़का अशरफ साहब और मिसबाह उल हक की जो मीटिंग हुई उसके बारे में बात करेंगे। टेस्ट मैच में हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये दिखी कि हमने अपनी साइड को चेंज नहीं किया। हालांकि कुछ प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म था कि कुछ प्लेयर्स की फॉर्म अच्छी नहीं है और कुछ प्लेयर्स की, जैसे बात हो रही थी नोमान अली की बॉलिंग पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था, शान मसूद की बैटिंग पे हो रहा था कि शायद उनको मज़ीद चांस ना मिले। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बाबर आजम अपनी अच्छी प्लेइंग 11 के साथ स्टिक कर रहे हैं। नॉर्मल होता यही है कि आप जब जो पिछले टेस्ट मैच आप जीते हैं, यानी जीता टीम को ही कंटिन्यू करते हैं, बट सम टाइम ऐसा होता है कि पिच की पोजीशन देखी जाती है कि अगर वहाँ एक्स्ट्रा कोई फास्ट बॉलर डालना हो तो फिर, लेकिन श्रीलंका में तो आपको पता ही है कि टर्निंग पिच होती है और फास्ट बॉलर का इतना वो नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, ये जो टीम कंटिन्यू न रखी थी उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही है। और हमने देखा कि जो प्लेयर्स अंडर प्रेशर थे उन्होंने परफॉर्म भी किया। शान मसूद की अगर बात की जाए, उन्होंने इस मैच में रन्स किए और ओवरऑल अप्रोच हमारे बैटर्स की काफ़ी पॉजिटिव रही है। मतलब वो तेज़ खेल रहे हैं, क्विक खेल रहे हैं और हमने कल देखा कि 166 रन्स पे श्रीलंका की टीम जहां बड़ी आसानी से आउट हुई है, वहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स काफ़ी कंफर्टेबल लगे पिच पे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं और वाकई जो पिछले टाइम से हमें जो चीज़ नज़र आ रही थी, तो जाहिर है हमने देखा कि दुनिया में जिस टाइप की क्रिकेट हो रही है, हम पहले 2.3 के करीब हमारा जो है स्ट्राइक रेट होता था, बट बहुत खुशाइन बात है। और जिस तरह की क्रिकेट खेली है, मैं समझता हूँ सऊद शकील ने और इन तमाम लोगों ने, लग रहा था कि ये जो है ना थोड़ा सा अटैक कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, चाहे वो कोच ने बताया हो या खुद की उससे हो रहा हो, क्योंकि दुनिया में अभी तो यही हो रहा है, आपका स्ट्राइक रेट 4-5 तो नॉर्मली चला जाता है। तो आई थिंक बहुत खुशाइन बात है और इन्होंने इसको पिक किया है और आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छा होगा। और हमारे यंगस्टर ने, और खासतौर पर मिडिल ऑर्डर, इसमें पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी ये दोनों टेस्टों में हमें नज़र आई हैं, जिसमें फर्स्ट टेस्ट में हमें फील्डिंग का म्यार बहुत ही और कैचिंग का म्यार बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आया। उसी तरह हम अभी जो बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट पे, और आज कल भी जो खेला उन्होंने तो अच्छा क्विक खेलने की कोशिश की है और ठीक है उस लिहाज से, और हम बेटर हैं उनसे इस वक्त, तो हमें सीधा नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। सर, आपको लगता है कि हमने वो राइट कॉम्बिनेशन हमें मिल गया है? बिकॉज हम अगर दोनों टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंसेस को देखें तो ऐसा नहीं था कि किसी एक प्लेयर ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग, ऑल्दो सऊद शकील ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हर एक ने चिप इन किया। इमाम उल हक ने भी रन्स किए, शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, नोमान ने अच्छी बॉलिंग की। इस बार हमने देखा इस टेस्ट मैच में नसीम शाह की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। सिमिलरली अगेन शाहीन शाह अफरीदी का वही उसी तरह सपोर्ट रहा। आपको लगता है कि एक सही राइट कॉम्बिनेशन मिल गया है, या आपको लगता है कि श्रीलंका की टीम इतनी वीक है कि हम हर फील्ड में ऊपर आ रहे हैं उनके अगेंस्ट? हम अपने विक्ट्री को उस टीम को वीक कह के ना कहें, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल उन्होंने टीम बनाई और जाहिर है अपने मुल्क में खेल रहे हैं तो प्रेशर तो डेफिनेटली जो टूर करता है उस पर, लेकिन बट आई थिंक पॉजिटिव चीज़ इसमें एक सबसे मेन चीज़ ये हुई है कि आप जो मिडिल ऑर्डर पे हमें बड़े खदशात होते थे कि मिडिल ऑर्डर हमारा हमेशा ही फेल हो जाता है, ऊपर से तो रन होते थे सारे करते थे, बट मिडिल ऑर्डर में आन के हमें मुश्किलात आती थी। तो ये दो ये जो मैच सीरीज हुई है इसमें हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा खेला है, तो हमें काफ़ी कुछ अच्छा नज़र आने लगा। इसलिए कि जब भी डिस्कस होता था, चाहे वनडे हो या हमारा मिडिल ऑर्डर फेल हो जाता है, मिडिल ऑर्डर, बस सऊद शकील ने आन के जबरदस्त जो है इनिंग खेली और पॉजिटिव खेले, सच्ची बात तो ये है। और मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि ठीक है, बिल्कुल इस वक्त तो हम कॉम्बिनेशन हमारा बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन बात वहीं आती है कि अब हम ये एशिया से निकल के जब जाएंगे तो फिर उस वक्त हमें देखना है कि हमारी पोजीशन क्या है, और कोशिश होनी चाहिए कि हमारे एशिया के अलावा भी, खैर अभी तो हमारी क्रिकेट है ही एशिया में, चाहे वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो,
तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना। बिल्कुल सही है। इस कॉम्बिनेशन का अच्छा बनने का तो बिल्कुल हमें सबको खुशी है और आपने बिल्कुल सही बात की। मेरा अगला सवाल उसी तरफ था कि जब हमारी कंडीशन चेंज होंगी तो क्या होगा, बट इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। लेकिन जिन प्लेयर्स को आपने पीछे छोड़ दिया, जैसे यासिर शाह आपके फ्रंट लाइन लेग स्पिनर थे टेस्ट क्रिकेट में, आपके पास अब्बास बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उसके अलावा फवाद आलम अचानक से टीम से गए लेकिन हमें दिखा कि सऊद शकील एक अच्छी रिप्लेसमेंट मिल गए। व्हाट अबाउट ऑल दोज प्लेयर्स जो आपके मैच विनर्स थे, अच्छे परफॉर्मर्स थे, उनके लिए फिर क्या फ्यूचर है तौसीफ साहब? देखिए ये पाइपलाइन में है। प्रॉब्लम यही है कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हो यही रहा है कि पीछे जब प्लेयर चला जाता है तो उसके बाद उसकी वापसी कम है। हमारे पास 40 से 50 प्लेयर हैं, उसमें मुख्तलिफ अंडर 19 से लेके और आप एमर्जिंग वाली टीम और ये इसमें और पाकिस्तान टीम पे 40 से 50, इसमें हमको 2-3 टीमें और उसमें जाहिर है कि ये जो रिप्लेसमेंट हमें बाहर बैठी हुई नजर आनी चाहिए दूसरी प्लेयरों की, जिसमें मिडिल ऑर्डर का भी जाहिर जैसा आपने तस्करा किया। तो जो लोग नहीं भी है ना तो उनको पाइपलाइन में तो रखने चाहिए। ठीक है, जो कुछ होता रहा पीछे अपनी जगह है, लेकिन ये प्लेयरों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आपके पास पीछे प्लेयर मौजूद होगा तो फिर जो खेल रहे होंगे उनको भी फिक्र होंगी ना। और जहाँ तक आपने बात की, यस 1-2 प्लेयर्स की हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, बट हैं प्लेयर अच्छे। वो देखिए अभी अब्दुल्ला शफीक ने फिर रन कर दिए, आप निशान की बात की, तो ये एक बंच जो है इसको हमें जो है ना रखना चाहिए। और उन पे लड़कों को जैसे पहले इग्नोर किया गया, आपने यासर की बात की, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात अपनी जगह है, बट एक टाइम होता है हर किसी का। और 2-3 अबरार जैसा स्पिनर हमारे पास आ गया है और नोमान है, तो ये मतलब ये जो नजर आ रहा है एक बेहतरीन टीम, आप 2 बड़े इवेंट आने वाले हैं उसके लिए बेहतरीन टीम तश्कील दे सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि 2 बड़े इवेंट आने वाले हैं। आपको अबरार अहमद तो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि ही कुड बी अ की प्लेयर इन योर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। लेकिन आपको लगता है बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है और जिस स्ट्राइक रेट के साथ उसने स्ट्राइक रोटेशन भी की है, बाउंड्रीज भी ली हैं, डू यू थिंक ही कुड बी समबडी जो आपके एशिया कप में और वर्ल्ड कप में ODI फॉर्मेट में भी हमें एज अ बैट्समैन दिख सकता है? कॉन्फिडेंस तो इनमें बहुत आया होगा। मैंने यही कहा ना कि देखिए पहले यही हो रहा था कि हम जिस पे डिस्कस करते थे कि हमारी 11 की टीम ठीक नहीं बन रही, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। बहरहाल वो तो अभी हम अब से पीछे छोड़ देना चाहिए। जो इवेंट है हमें प्रॉपर जो है बैलेंस टीम जिसे कहते हैं कि बैलेंस, चाहे उसमें फास्ट बॉलिंग का जो, जैसे अभी हम 2 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, यहाँ जरूरत नहीं है हमें 3 फास्ट बॉलर की, इसीलिए 2 स्पिनर से जाते हैं। और उसके अलावा जो है वो एक पार्ट टाइम, हमारा पार्ट टाइम नहीं बल्कि वो तो हमें विकेट लेके भी देता है, उसने रन्स भी बनाए। तो ये एक 11 की जो हम टीम तश्कील दें वो नजर आनी चाहिए कि हाँ हमारा कॉम्बिनेशन हर लिहाज से ठीक है। और मिडिल ऑर्डर आई होप अल्लाह करे जी, मैं तो बड़ा खुशाइन बात हुई है ये कि लड़कों ने जो आगा ने भी रन्स किए और ये, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और हमें देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशन है। और ये जाहिर है इनके मोरल जरूर हाई हुए हैं और इनको कैरी ऑन करना चाहिए। जिस तरह दूसरों की 2-4 प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं आई मगर फिर भी उनको थोड़ा सा आगे तक खिलाया, तो इनको भी खुदा न खास्ता अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है तो इनको भी कैरी ऑन करना चाहिए, इनको पूरे चांस देना चाहिए। लेकिन एक ही चीज़ है, हम तो एशिया में खेल रहे हैं तो हमें इतना, हमारे टूर्स जो है वो जब बाहर होंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका, तो यहाँ हमारा जो है ना, यहाँ पर आन के ये मिडिल ऑर्डर हमारा जब रन्स करेगा, मैं इनकी ये परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त खेला है और जाहिर अब यंगस्टर है, लेकिन
वहाँ जब होगा सिलसिला तो फिर हम एक अच्छी टीम तश्कील दे पाएंगे। बिल्कुल सही है, और आप डिफरेंटली टेस्ट होंगे जब कंडीशंस डिफरेंट होंगी, तो आपके स्पिनर्स भी अलग तरीके से टेस्ट हो रहे होंगे, आपके पेसर्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जब आपके पास शाहीन शाह और नसीम शाह तो बड़े अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर जब उनमें से कोई नहीं होगा या आपको जब थर्ड पेसर भी चाहिए होगा तो वो कौन होगा, हसन अली होगा या कोई और बॉलर होगा, वो भी सवाल है। लेकिन सर हम थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। ज़का अशरफ साहब की मुलाकात हुई है मिसबाह उल हक साहब से। हमने देखा था कि मिसबाह उल हक साहब एहसान मानी वाले टाइम पे, जो इससे पिछली वाली मैनेजमेंट थी या उससे पिछली वाली मैनेजमेंट थी, उसमें काफ़ी एक्टिव थे, फिर मिसबाह उल हक सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। अब दोबारा हमने देखा है कि ज़का अशरफ साहब से मुलाकात हुई है और उनको एक्चुअली काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ देने की और परमानेंट रोल की बात हो रही थी मिसबाह उल हक साहब की ज़का अशरफ के साथ, लेकिन मिसबाह उल हक ने उस पर तो उन्होंने एक्सक्यूज़ किया है। लेकिन एक टेक्निकल कमेटी बनने जा रही है जिसको लीड करेंगे, तो किस तरह देखते हैं आप मिसबाह उल हक? हमेशा उन्होंने एज ए कैप्टन भी पाकिस्तान को बड़ा अच्छे नताइज दिए हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैनेजमेंट कमेटी में और पीसीबी में दोबारा आकर एक मैनेजरियल रोल से क्रिकेट को फ़ायदा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं भी 3 चेयरमैन के उसमें रहा हूँ और मैंने देखा है सारा कुछ। ज़का साहब का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ठीक आपने बात की। मिसबाह की आपने बात की, मिसबाह का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट वो नए नहीं है। और एडवाइस का जहाँ तक ताल्लुक है, अच्छी एडवाइस होनी चाहिए। माजी में हमने बहुत कुछ चीज़ों को देखा है और ऑनेस्टली अगर मैं सच बात करना चाहूँ तो यही है कि हमारे प्लेयर्स जो पीछे उनके साथ कुछ ज्यादतियाँ हुई होंगी, टीवी पे मैंने बहुत जगह पे देखा कि उनके अगेंस्ट अच्छे बड़े प्लेयरों के खिलाफ जो है लोग, हमारे जूनियर्स भी शामिल थे कि जिन्होंने बगावत ही कहूँगा एक लिहाज से किया। हमने टीवी पे सुना सबका कि जी वो उसके खिलाफ कप्तानी में नहीं खेलना चाहता उसकी। तो ये सीनियर्स का जो ये प्रॉब्लम है ना, ये अभी ख़त्म हो जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है जो भी हो, जाहिर है एक अच्छा कप्तान रहे हैं वो अपनी जगह, बस सारी चीज़ें ज़का साहब को जब कोई मशवरा दे तो उसमें बिल्कुल पॉजिटिव सारी चीज़ें होनी चाहिए। और यूँ कि इर्द गिर्द के लोग ज़्यादा करीब होते हैं तो फिर वो मशवरे देते हैं। तो वो अब देखिए, अगर पिछले टाइम में जो भी रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी हो या और कोई लोग हों, कॉम्पिटेंट अगर लोग हैं, तो इससे हट के कि वो फला आदमी शेट्टी साहब का था या फला आदमी दूसरे चेयरमैन का था, उससे हट के जो है ना, ये हमें अब सोचना पड़ेगा। हो गई जो बात, ये ना हो कि जी वो उसका आदमी था तो इसलिए हम उसको हटा रहे हैं। आप ये देखें कि कॉम्पिटेंट है, वो समझता है सारी चीज़ें, तो बिल्कुल रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये तो मौत की बात है ना, ये कोई एक सिर्फ एक उसके आप फिर इसी तरह होगा कि ये आएंगे, ये किसी को करेंगे, वो दूसरा आएगा, फिर वो करेगा, ये खेल तो अभी अब खत्म हो जाना चाहिए। बहुत हो गया, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा किसी का। देखें, जो आता है अपना टाइम निकाल के निकल जाता है। लेकिन तौसीफ साहब, ये बात आपको बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई किसका बंदा है तो उसको उस वक्त उस पोजीशन पे होना चाहिए। लेकिन आप भी अंडर 19 टीम के मैनेजर थे, आपको भी इवेंचुअली हटना पड़ा। और देखिए, मिसबाह उल हक की कॉम्पिटेंस पे या हफीज़ की कॉम्पिटेंस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो ये गाय बगाए ये हो ज़रूर जाता है कि जो टॉप पे बंदा बैठा है उसकी पसंद के ही लोग सारे सिस्टम में होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ों को देखें ना, उसका ये ना सोचें ना। मैंने कहा कि अगर कोई आदमी उनके दौर में था तो उसके साथ यार देखिए, यही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आपने मेरा जिक्र किया, मैं सिलेक्शन कमेटी में भी था, वो तो मुझे मैनेजर एक, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आगे भी चल के चाहे वो सीनियर टीम भी अगर हो तो उसके साथ एक सिलेक्टर साथ होना चाहिए। समटाइम ये हुआ है कि हमारी 11 की टीम बेहतर निकली, इनपुट दे दे, करना तो कोच ने और जाहिर कप्तान नहीं करना है, लेकिन इनपुट दे दे। और एक अच्छा, क्योंकि हमने शारजाह में देखा जहाँ हमें जरूरत नहीं थी, हमने 3 से ज्यादा फास्ट बॉलर भी खिला दिए, स्पिनर कम खिला दिए। दूसरी टीम जो है स्पिनर खिला रही है, श्रीलंका के खिलाफ हमारी सीरीज होनी थी। तो फिर उसमें जैसे ही कुछ हार जीत का वो आती है तो वो ये हटाओ जी, सिलेक्टर को हटा दो, ये उसको हटा दो, उसको हटा दो। प्लेयरों पे कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि प्लेयर आपके पास लिमिटेड प्लेयर हैं, उस पर आप बात ही नहीं करते। हाँ जी, कोच को हटा दो, उसके बाद आप जो है सिलेक्शन कमेटी, जी हार गए तो सिलेक्शन, तो भाई सिलेक्शन कमेटी ने तो आपको सिलेक्ट करके दिए ना।
तो परफॉर्मेंस तो आपकी काम है, इन पे क्यों नजला गिरता है? तो ये वो चीजें हैं जो अगर ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सारा कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल सही है, पॉइंट टेकन सर। आपके कोलीग रेहानुल हक के बारे में बात करें, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि एक अगर कॉम्पिटेंट आदमी है, उसकी परफॉर्मेंस या उसकी मैनेजमेंट की वजह से टीम को फ़ायदा हो रहा है, सो उसको नहीं हटाना चाहिए, चाहे मैनेजमेंट को कोई भी हेड कर रहा हो। सो रेहानुल हक साहब जो हैं वो टीम के साथ हैं, हमने देखा वो टीम के मैनेजर हैं और वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कर रहे हैं, और उन्होंने जो बातें हमारे साथ आके कई की थी वो हमें दिख रहा है कि वो इसका रिजल्ट भी है। जैसे पाकिस्तान जिस तरह स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, जिस तरह अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो टीम के जो प्लेयर्स हैं जिस पे उनको कंसिस्टेंसी से चांस मिल रहे हैं, सो आपको लगता है कि उनके हटने की भी बातें आ रही हैं? आपको लगता है कि ये अगेन मिस फायर कर सकता है? बिकॉज एक बंदा अगर अपनी जॉब को सही कर रहा है तो उसको हटाने की क्या ज़रूरत है? वो आपके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपके साथ रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं कि अगर उनकी अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है टीम के साथ, अगर उनको हटाने की बात हो रही है तो क्या वो सही है, गलत है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तीन साल मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा और उसमें 2 साल हमने ट्रॉफी उठाई थी, और ये दोनों जो चीमा और ये दोनों हमारे साथी होते थे, कॉम्पिटेंट हैं, काम करने वाले लोग हैं। अब सिर्फ इस परफॉर्मेंस पे ये जब आए हैं, मैंने अभी जो बात की वो यही मेरी बात थी कि अगर कोई अच्छा है और कॉम्पिटेंट है तो फिर उसको, वो चाहे कोई भी हो, उसको आप काम अच्छा कर रहा है तो उसको आप साथ रख लें। तो ये हटाने की बात मेरे तो अभी नहीं उसमें आई, लेकिन आप बता रहे हैं मुझे कैसा हो रहा है। तो ये हमारा तो माली से भी यही सब कुछ होता रहा है, तो अगर फिर टीमें नहीं बनती इस तरह। बिल्कुल सही है। तौसीफ अहमद साहब, वक्त कम है, आपसे बहुत सारी बातें और हो सकती हैं, एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। मज़ीद भी आपसे बात करें अगले शोज़ पे। व्यूअर्स, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जा के वापस आकर हम मज़ीद स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिटेल में तौसीफ अहमद साहब से बात की कि मैनेजमेंट के हवाले से पीसीबी की क्या, मिसबाउल हक की जो मीटिंग हुई उसके हवाले से क्या क्वेश्चंस हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं। काफ़ी क्लैरिटी मिली हमें। लेकिन अब थोड़ी बात हो जाए क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों की, तो बाकी खेलों में पाकिस्तानी यंगस्टर्स छाए रहे हैं। हमने इमर्जिंग एशिया कप की बात हो या स्क्वॉश में हमज़ा खान की परफॉर्मेंस हो, लेकिन एक और गेम है टेंट पैगिंग या नेज़ाबाजी, जिसमें भी पाकिस्तान के अंडर 21 प्लेयर्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और 3 मुल्की जो टूर्नामेंट हुआ उसमें 7 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। और ये वो प्लेयर्स थे जो पहली बार नेज़ाबाजी के किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले, और साउथ अफ्रीका और मिस्र जैसी टीमों को हराकर, उनके प्लेयर्स को हराकर 7 गोल्ड मेडल्स लेना इज़ एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। सो हमने सोचा कि क्योंकि हमारे प्लेयर्स क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट के साथ, क्रिकेट में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो टेंट पैगिंग के जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, जिनकी बहुत सारी काविशें हैं बाय द वे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के आने के लिए, बिकॉज जो ये प्लेयर्स परफॉर्मेंस देते हैं उसके पीछे ऑब्वियसली कोई ना कोई इदारे होते हैं, कोई लोग होते हैं जो उनको उतना अच्छा मैनेज करते हैं। तो साहबजादा सुल्तान मोहम्मद हमारे साथ शो पे होंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह हमारी टीम ने प्रिपेयर किया और वो क्या एफर्ट्स थी जिसकी वजह से हमें 7 गोल्ड मेडल्स मिले। सो वेलकम करते हैं साहबजादा सुल्तान मोहम्मद का, और उनसे जानना चाहिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे कि उनके प्लेयर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और इस विक्ट्री के हवाले से वो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे वो सुनते हैं उनकी ज़बानी। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खुशाइन चीज़ है, ख़ास तौर पे अंडर 21 के हवाले से, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, हमारे आने वाले दौर के चमकते हुए सितारे हैं, और जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हमारा जो बतौर प्रेसिडेंट इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मैं बहुत प्राउड हूँ इन बच्चों के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेज़ाबाजी के खेल का जो मुस्तकबिल है इंशाल्लाह वो महफूज हाथों में है। सो हमने अंडर 21 के 6 मुल्की टूर्नामेंट में हमने 7 गोल्ड मेडल्स लिए। एक तो हमें ये बताएं कि क्या ये अंडर 21 का भी कोई वर्ल्ड कप होता है, उसकी भी कोई प्रिपरेशन होती है? बिकॉज पता ये चल रहा है कि हमारी अंडर 21 की टीम अगले कंपटीशन के लिए भी तैयार हो रही है। सो उसकी क्या तैयारी है? इस मुकाबलों में जो 6 मुल्की मुकाबले थे उसमें हमारी चाहे वो नेज़ाबाजी हो, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, उन सब में हमने गोल्ड मेडल्स लिए। वो कैसे पॉसिबल हुआ ये भी हमें बताएं। जी, अंडर 21 की चैम्पियनशिप्स होती रहती हैं और इवेंट्स होते रहते हैं जी,
और पाकिस्तान ने जिस तरह इन बच्चों ने परफॉर्म किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो स्टार्स हैं, यकीनन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और सो ये जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है नेज़ाबाजी में या टेंट पैगिंग में, इनकी सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, किस तरह ये प्रिपेयर होते हैं और किस तरह सेलेक्ट होते हैं ये प्लेयर्स? वाकई एक चैलेंज था जी बच्चों की, ख़ास तौर पे चूँकि जो मेच्योर प्लेयर्स होते हैं उनके अकामोडेशन, उनकी ट्रैवलिंग चीज़ें मैनेज करना, उनकी ट्रायल्स लेना, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इसमें हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा तादाद आएगी, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल स्टाइल टेंट पैगिंग एक डिफरेंट स्किल है और इसके लिए आपको इंटरनेशनल कोचिंग की ज़रूरत होती है, तो हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तादाद में बच्चों ने ट्रायल्स में शिरकत की। और ये हमारे ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल्स होते हैं। इसमें जितने भी हम कोशिश करते हैं कि जो भी स्कोर में और स्किल में जो टॉप पे लड़के हैं हम उन्हीं को भेजें। तो इस कॉम्बिनेशन को भी बनाना एक चैलेंज था कि स्कोर भी उस बच्चे का बहुत अच्छा हो, वो स्किल में भी, हॉर्स हैंडलिंग में और अपने स्किल्स में बहुत अच्छा हो। तो हमने कोशिश की कि हम फ्री एंड फेयर ट्रायल कराएं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब रहे। और उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि माशाल्लाह जितने गोल्ड मेडल इन बच्चों ने लिए हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो हमारे लिए बहुत ही काबिल इत्मीनान है। सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग। हमारे प्लेयर्स साहबजादा साहब बहुत हम देख रहे हैं तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं टेंट पैगिंग में या नेज़ाबाजी में। क्या अगर आपसे पूछे कि क्या रीज़न्स हैं, आपकी कितनी एफ़र्ट्स हैं, क्या ये सिर्फ आपकी एफ़र्ट्स हैं या ओवरऑल आपको स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से या बाकी गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलती है इसमें? ये जी सब अल्लाह का करम है, उसकी अता है, उसकी तौफीक से। और बस नीयत जो है वो अपने मुल्क की जो सॉफ्ट इमेज है, जो अपने मुल्क का परचम है, इसको सर बुलंद करने की है। और इसी हवाले से हम नेक नीयती से इस कोशिश में हैं कि एक तो ये हमारा ट्रेडिशनल खेल भी है, हमारे देहाती इलाकों से, गाँव से, और अब तो शहरों में भी बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करना शुरू हो गए हैं और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इस खेल को उस तरह से तवज्जो नेशनल लेवल के ऊपर ज़्यादा नहीं मिली जिसका ये हकदार है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नेज़ाबाजी के राइडर्स जो हैं तकरीबन 10,000 के करीब, वो पाकिस्तान से नेज़ाबाजी के खिलाड़ी हैं। तो अगर हम इसको जिस तरह हम तवज्जो दे रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान टीम जो है वो अपना लोहा पूरी दुनिया में मिले। बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये गांव देहातों में ज़्यादा खेला जाता है, मतलब ये खेल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक एरियाज़ है। अगर इसको नेशनल लेवल पे सक्सेसफुल करना है, आपको लगता है कि उसको बाकी पाकिस्तान में भी, स्पेशली सिटीज़ में, उसको फैलाने की बहुत ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसमें ये है कि इसके लिए हम कुछ प्लान्स कर रहे हैं कि कुछ स्कूल्स के साथ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हम कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं। और उसके लिए भी हमारी इस वक्त जो पूरी तवज्जो है वो अगले महीने के होने वाले वर्ल्ड कप के लिए है, उसकी तैयारी में। और जैसे ही हम वर्ल्ड कप से फ्री होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स जिन इलाकों में नेज़ाबाजी के खेल को या बाकी हमारी जो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हैं उनको का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करें। उनको जो ज़रूरी कोचिंग की या किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है हमारी फेडरेशन से, तो वो मदद हम उनको मुहैया करें, और ताकि ये और ज़्यादा खेल अपनी जड़ पकड़े और ज़्यादा मजबूत हो, और हम न सिर्फ नेज़ाबाजी में बल्कि बाकी भी जो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर अपने मुल्क के झंडे को ऊंचा करें। किस तरह आप ये यंग प्लेयर्स को इस गेम को प्रमोट करते हैं, यंग प्लेयर्स को कन्विंस करते हैं कि ये गेम खेलें, किस तरह ये पॉसिबल होता है? जैसे मैंने अर्ज़ किया जी कि हमने नेक नियती से कोशिश की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, तमाम बच्चों के लिए और तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए अपने फेडरेशन के दरवाज़े खुले रखे, फ्री एंड फेयर ट्रायल्स को यकीनी बनाने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो फ्यूचर है, जो उसका मुस्तकबिल है, वो उसकी नौजवानों के हाथ में होता है, यंगस्टर्स के हाथ में होता है। तो जैसे अल्लामा इकबाल ने तो नौजवानों के बारे में बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। और तो मैं समझता हूँ कि ये नौजवान वो एक असासा है हमारा, जिनके ऊपर इन्वेस्ट करने से और जिनको पॉलिश करने से हम न सिर्फ
अंडर 21 के मुकाबलों में, बल्कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मुझे यकीन है कि ये बच्चे नेशनल टीम में भी अपनी जगह बनाएंगे अपने टैलेंट से और अपनी महारत से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल्स और गोल्ड मेडल्स लेके आएंगे। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिकॉज आपकी जो एफर्ट्स हैं वो बड़ी क्लियरली दिख रही हैं और जो परफॉर्मेंसेस हैं वो भी ऐसे ही आ रही हैं। आपने जैसे कहा कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है टेंट पैगिंग के टूर्नामेंट के लिए, कैसी तैयारी है वर्ल्ड कप को लेके? जी, पाकिस्तान टीम जो है वो इंशाल्लाह जिस तरह इन्होंने अपने वर्ल्ड कप क्वालिफाइज जो हमने होस्ट किए थे उसके अंदर परफॉर्म किया था और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था अपनी परफॉर्मेंस से, तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ। हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, इन बच्चों के जो हमारे नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं उनके हमने पहले भी कैंप्स लगाए हैं, और इंशाल्लाह अब चूँकि वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है और इस वक्त हमारे जो कोच हैं वो अंडर 21 टीम के साथ टूर के ऊपर हैं उस चैम्पियनशिप के लिए, तो जैसे ही वो वापस पहुँचते हैं तो हम इनका कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और एक ये लंबा कैंप लगाएंगे। और इनकी क्योंकि ये ख़ुद जितने भी ये हमारे 5 रुकनी जो टीम है ये ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और बहुत सारे परफॉर्मेंस और अपने मेडल्स भी जीत चुके हैं मुल्क के लिए, तो मैं इनको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ी बहुत रहनुमाई की ज़रूरत है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 हफ्ते के कैंप में इनको वो रहनुमाई और वो प्रैक्टिस मुहैया करें और इनको मज़ीद पॉलिश करें और इनको मोरली बहुत स्ट्रॉन्ग करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे बहुत उम्मीद है अपने इन बच्चों के ऊपर कि ये मुल्क का नाम रोशन करके। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि ये जो कोशिशें हैं, ये काविशें हैं वो जारी रहें, बिकॉज़ इन यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस हमें भी मोटिवेट करती हैं कि कितना टैलेंट है पाकिस्तान में और क्या कुछ किया जा सकता है अगर इस टैलेंट पे मेहनत की जाए और उनको प्रमोट किया जाए। लेकिन एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जिसका शाहिद खान आफरीदी ने भी कल जिक्र किया जब हमने उनसे हमज़ा खान की स्क्वॉश में जूनियर चैम्पियनशिप में जीतने की बात की, कि इन प्लेयर्स को फर्दर नर्चर करने की ज़रूरत है, इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि ये नेक्स्ट लेवल पे जैसे अंडर 21 के नेज़ाबाजी के प्लेयर्स को वर्ल्ड कप में के लिए तैयार होना है, सिमिलरली हमज़ा खान या बाकी यंग प्लेयर्स की बात की जाए तो उन्होंने भी आगे सीनियर कंपटीशन में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपने आप को उस लेवल तक रखना है। वो कोचिंग चाहिए, वो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए कि वो प्लेयर्स आगे जाकर जानशेर खान या जहांगीर खान या किसी और स्पोर्ट्स में बड़े लेजेंड्स की बात की जाए तो उन तक पहुंच सके। सो उम्मीद है कि ये सब इंशाल्लाह होगा। और क्योंकि हम इमर्जिंग प्लेयर्स की, यंग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो एशिया कप इमर्जिंग जो हमारे प्लेयर्स जीत के आए हैं वो भी बड़ी फ़तह समेट के आए हैं पाकिस्तान के लिए, और जिस तरह का उनको वेलकम मिला है पाकिस्तान में वो भी बड़ा इनकरेजिंग है। सो आई मीन ऑल द यंगस्टर्स वाचिंग दिस शो वो ये देख सकते हैं कि जब एक प्लेयर मेहनत करता है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो किस तरह वो पाकिस्तानी उसको प्रमोट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं और एम्ब्रेस भी करते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को। सो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस आती रहें, और अगर सीनियर प्लेयर्स की, जूनियर प्लेयर्स की जो फुटेज है वो दिख रही है आपको, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स भी हैं जिस तरह की टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस हो रही है श्रीलंका में, सो उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी ऐसी तरह की परफॉर्मेंसेस आएंगी और स्पोर्ट्स की दुनिया से इस तरह की अच्छी खबरें आती रहेंगी। बिकॉज़ मुल्क में जितने भी इश्यूज़ हों, स्पोर्ट्स या खेल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आवाम को दोबारा खुशियाँ भी देता है और पूरी कौम को भी मोटिवेट करता है। सो ऑन दिस हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। उम्मीद करते हैं कल तीसरे दिन का प्रॉपर खेल हो सके श्रीलंका में, कोलंबो में, और उस पर हम डिटेल में कल के शो में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग आवर शोज़, वील सी यू टुमारो।